हाय दोस्तों, कैसे हो। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार में आगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके इतिहास के बारे में, और हमारे दो मौलिक अधिकार हमने कंप्लीट किए थे, जिसमें पहला था समानता का अधिकार और दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार। आज हम आगे बढ़ेंगे और तीसरे मौलिक अधिकार की बात करेंगे, जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। विरुद्ध अधिकार, इसका जो उल्लेख किया गया वो अनुच्छेद 23 व 24 में। अनुच्छेद 23 से 24 तक कौन से मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो ध्यान रहे, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लेते हैं अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में किसका उल्लेख है? तो ध्यान रखना, बलात् श्रम को निषेध किया गया है। बलात् श्रम को निषेध किया गया है इसमें। इसके अलावा मानव व्यापार को गैर कानूनी बताया गया है। मानव व्यापार को गैर कानूनी। इसके अलावा दास प्रथा, देवदासी प्रथा, बंधुआ मजदूर प्रथा, बंधुआ मजदूर प्रथा को निषेध किया गया है, मतलब इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा अगर आपको पूछ ले तो नोट में ध्यान रखना, बंधुआ मजदूरी रोक अधिनियम। बंधुआ मजदूरी रोक अधिनियम कब लाया गया? अधिनियम ये कब लाया गया? तो ध्यान रखना, ये लाया गया था 1976 में। कब लाया गया था? 1976 में। तो 23वें अनुच्छेद में भी किन किन चीजों के बारे में ध्यान रखना है कि भाई बलात् श्रम को निषेध किया गया है, मानव व्यापार को गैर कानूनी घोषित किया गया। इसके अलावा हमारी दास प्रथा, देवदासी प्रथा और बंधुआ मजदूर प्रथा है, उनको भी निषेध किया गया है। इसके अलावा बंधुआ मजदूर रोक अधिनियम कब लाया गया? तो ध्यान रखना आप लोग, 1976 में लाया गया था। तो ये था हमारा अनुच्छेद 23। अब आगे बढ़ते हैं, हम अनुच्छेद 24 में किन बातों का उल्लेख है? अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, 14 वर्ष तक के बच्चे कारखानों में, खानों में या जोखिम भरे कार्य नहीं करेंगे। जोखिम भरे कार्य नहीं करेंगे, ध्यान रखना इस चीज का। इसके अलावा इन सभी पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। बच्चों पर कार्य करने पर क्या लगा है? प्रतिबंध भी लगा है कि अगर कोई बच्चा 6 से 14 वर्ष तक का होता है तो वह कारखानों, खानों में या जोखिम भरे कार्य, मतलब कि उसकी जान जा सकती है, ऐसे कोई भी कार्य नहीं करेगा। इसके अलावा इसमें कुछ अधिनियम बनाए गए हैं, जैसे बाल श्रम आयोग। नोट में ध्यान रखना, बाल श्रम आयोग अधिनियम कब लाया गया? तो ये लाया गया था 2005 में। कब लाया गया था? 2005 में। इसके अलावा बाल श्रम रोकथाम अधिनियम, बाल श्रम रोकथाम अधिनियम कब आया? तो ये अधिनियम लाया गया था 1985 में। कब लाया गया? 1985 में। इसके अलावा घरेलू है, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में
बाल श्रम, बाल श्रम निरोधक कानून कब लाया गया? निरोधक कानून कब लाया गया? तो ये भी ध्यान रखना 2006 में लाया गया है। तो तीन है बाल श्रम आयोग अधिनियम 2005, बाल श्रम रोकथाम अधिनियम 1985 में घरेलू में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में बाल श्रम निरोधक कानून कब लाया गया? तो 2006 में लाया गया। तो किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई शोषण होता है तो उसका उल्लेख जो किया गया है वो अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। ये जो मैंने आपको अधिनियम बताए हैं आपके राजस्थान पुलिस में जो बाल श्रम महिला श्रम के जो कानून के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो एक बार आप इसको उतारो। आगे लेते हैं हम चौथा मौलिक अधिकार कौन सा है? चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 4 पे क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जो हमें उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद 25 से 28 तक। इसका जो उल्लेख किया है वो 25 से 28 तक मिलता है धार्मिक स्वतंत्रता का। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 25 में क्या उल्लेख है। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक आचरण, धार्मिक आचरण व प्रसार की स्वतंत्रता। मतलब कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हो और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। ये छूट या ये स्वतंत्रता आपको कौन सा अनुच्छेद देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 25। और किसके तहत देता है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के। इसके अलावा अनुच्छेद 26 में बात करें उससे पहले ध्यान रखना कि इसी के तहत 1956 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। धर्म अपनाया। कहते हैं कि एक बार गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच में कुछ मतभेद हो गए थे। तब मतभेदों को देखते हुए B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू धर्म में जन्म लेना ये मेरे बस में नहीं था। गांधी जी से बोला था कि भाई हिंदू धर्म में जन्म लेना ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म में नहीं मरना ये मेरे बस में है। इसीलिए उन्होंने अपने मरने से पहले या गांधी जी के बात करने के बाद में 1956 में इन्होंने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और किसके अधिकार के तहत? तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। इसके अलावा अनुच्छेद 26 की बात करते हैं। अनुच्छेद 26 की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 26 कहता है कि भाई धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकता है, वो इसी के अंतर्गत है। इसके अलावा अनुच्छेद 27 की बात की जाए तो अनुच्छेद 27 में कहा गया कि धर्म के नाम पर दी गई राशि टैक्स फ्री होगी। धर्म के नाम पर दी गई राशि टैक्स फ्री होगी। मतलब इस पे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। ध्यान रखना कि धर्म के आधार पर या धर्म के नाम पर जो राशि दी जाती है या जो दान किया जाता है वो क्या होगा? टैक्स फ्री होगा। ये कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 27 में कहा गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 की अगर मैं बात करूं तो इसमें धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता है।
धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता। तो ध्यान रहे कि अनुच्छेद 25 से 28 तक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया, जिसमें अनुच्छेद 25 की अगर मैं बात करूं तो उसमें कहा था कि भाई कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की व्यवस्था करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 27 कहता है कि भाई धर्म के नाम पर जो राशि दी गई है या जो दान दिया गया है वो टैक्स फ्री होगा, उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स या कर नहीं लगेगा। इसके अनुच्छेद 28 ये कहता है कि भाई कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म की शिक्षा प्राप्त कर सकता है, उसको कोई भी व्यक्ति रोक नहीं लगा सकता। तो ये थे हमारे धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए अधिकार की बात, जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 था। इसके अलावा आगे और भी है, एक बार आपसे कंप्लीट कर लो। देखो आगे, अब मौलिक अधिकार 5, मौलिक अधिकार 5, पांचवा मौलिक अधिकार है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। अगर इसकी बात की जाए तो ये दिया गया है 29 और 30 में, अनुच्छेद 29 से 30 तक इसका उल्लेख किया गया। तो आओ सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 29 में क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 29 में जो प्रावधान दिया गया है वो दिया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया। तो ध्यान रखना कि अल्पसंख्यक क्या होते हैं। तो अल्पसंख्यक वो लोग होते हैं जिनकी संख्या कम होती है। तो अल्पसंख्यक लोगों के हितों की रक्षा करने की जो जिम्मेदारी संविधान में है या जो संरक्षण की बात कही गई है मौलिक अधिकारों में, वो किसमें कही गई है, अनुच्छेद 29 के तहत। इसके अलावा इसी में भारतीय नागरिकों को धर्म, लिपि, भाषा का प्रचार प्रसार कर सकता है, भारतीय नागरिक धर्म, लिपि या भाषा के प्रचार प्रसार की अगर बात की जाए तो वो आर्टिकल 29 में दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 30 की बात करें तो अनुच्छेद 30 कहता है कि भाई अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों, अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं या संचालन कर सकते हैं। इसका उल्लेख मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद किसमें किया गया है, अनुच्छेद 30 में किया गया है। इसके अलावा एक आखिरी अनुच्छेद और है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह है अनुच्छेद 32 में।
और अनुच्छेद 32 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो आर्टिकल 32 के तहत उनके संरक्षण की मांग कर सकता है। तो अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा, व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा, मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 32 के तहत अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो आर्टिकल 32 के तहत वह व्यक्ति उच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है और या फिर वह उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकता है अपने अधिकारों की मांग को लेकर। तो ये थे हमारे मौलिक अधिकार, 7 थे जिनमें से एक हटा दिया गया था। तो हमारे पास व्यक्तियों को मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं? 6 है। जो हटा दिया गया वो अनुच्छेद 31 में आता था और वर्तमान में वह कानूनी अधिकार बना दिया गया है संपत्ति के अधिकार से हटाकर उसे। वो वर्तमान समय में अनुच्छेद 300 क्या में जोड़ दिया गया है, मोरारजी देसाई के समय उसे हटा दिया गया था। तो ये हमारे 6 मौलिक अधिकार थे, उतार लीजिए। अभी हाल ही में सीईटी की एग्जाम लगी थी, उसमें भी पूछा गया था कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार को क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है, इसलिए संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची में नहीं आता। तो एक बार आप उतार लो, कल अब मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में पॉलिटिकल साइंस के अंदर। ठीक है, धन्यवाद।